हाय गाइस, एडवोकेट भारती हियर। कैसे हैं आप सब दोस्तों? इस बार वीडियो में थोड़ा गैप हो गया। मेरे लास्ट वीडियो में हम मिले थे सिटीजनशिप के साथ, जिसमें हमने जाना था कि भारत का नागरिक कौन हो सकता है, किसे भारतीय नागरिकता मिलेगी और किसकी नागरिकता रिमूव की जा सकती है। तो दोस्तों हमने यहाँ तक पढ़ा। गाइज, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन राइट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं मानवाधिकार। दोस्तों, मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं। अगर इसको अपनी भाषा में बोलूं या अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो इंसान होने के नाते जो अधिकार हमें मिलते हैं वो ही मानवाधिकार कहलाते हैं, वो ही ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं। मानव को जब तक अधिकार नहीं मिले तब तक वो अधूरा ही है, और अधिकार मिलने के बाद ही वो पूरा होता है। सोचो, अगर आपको कोई फ्रीडम ना हो, अगर इंसान से उसके अधिकार ही छीन लिए जाएं तो उसका क्या अस्तित्व रह जाएगा। हाँ तो दोस्तों, अब चलते हैं फंडामेंटल राइट्स की तरफ। तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट्स की परिभाषा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वलिटी, यानी विधि के समक्ष समता, यानी विधि की नजर में सभी इंसान समान हैं, सभी को बराबर अधिकार मिलने चाहिए। आर्टिकल 15 बात करता है धर्म, मूलवश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, यानी कि नागरिकों के साथ धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग स्थान या जन्म स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दुकानों, भोजनालयों, सार्वजनिक मनोरंजन के साधनों में प्रवेश निषेध नहीं होना चाहिए। मतलब इन सब के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भी इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए कि उसको कहीं जाने से रोक दिया जाए या फिर उसको शिक्षा से वंचित रखा जाए। ये सब है मूलवंश और जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 16 बात करता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के भी आधार पर न तो कोई अपेक्षा नागरिक अपात्र होगा, न इसमें विभेद किया जाए। इस आर्टिकल के तहत कोई भी बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। आर्टिकल 17 बात करता है अस्पृश्यता का अंत। दोस्तों, अस्पृश्यता मतलब कि लोगों में अस्पृश्यता, यानी जो शेड्यूल कास्ट या फिर ST SC वाले जो लोग हैं उनके प्रति भेदभाव किया जाना, जैसे कि उनको किसी पद में जाने से रोक दिया जाए, उनको किसी विशेष सरकारी नौकरी के लिए रोक दिया जाए। मतलब अस्पृश्यता के कारण होने वाली नियोग्यता का अंत हो जाएगा आर्टिकल 17 के तहत। आर्टिकल 18 बात करता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं, और भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यानी पहले किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष चीज के लिए किसी उपाधि से नवाजा जाता था बिना कोई काबिलियत के, वो चीजें अब इस आर्टिकल के तहत नहीं होगी, यानी कि आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 बात करता है वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। दोस्तों, आर्टिकल 9 में टोटल 6 सबसेक्शंस हैं, जिनमें सबसेक्शन ए बात करता है वाक स्वातंत्र एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र का। इसको समझते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। ए बात करता है वाक स्वातंत्र एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र, मतलब हर बोलने को, हर इंसान को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार है। मतलब वह जैसे चाहे अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, लिखने के माध्यम से या बोलने के माध्यम से। तो इसको हम समझते हैं इजी लैंग्वेज में। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे। फिर सेक्शन 19 का ख बात करता है शांतिपूर्वक और निरौद्रिक सम्मेलन का। फिर हम एक सम्मेलन बनाएंगे। ग में दिया गया है संघ बनाने की, यानी फिर हमने संघ बनाया। घ भारत के राज्य स्तर में सर्वत्र संचरण का। घ बात करता है भारत में कोई भी इंसान खुलेआम कैसे भी घूम सकता है। र बात करता है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की या बस जाने की। और आर्टिकल 6 बात करता है कोई व्यक्ति का उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का, यानी हर इंसान को अपनी मनपसंद व्यापार, नौकरी या पेशा कुछ भी करने का अधिकार है। तो आर्टिकल 19 जो है वो है वाक स्वातंत्र, अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी कि हर इंसान को अपनी मन की बात करने, अपने विचार रखने, अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार है। अब आते हैं आर्टिकल 20 पे। दोस्तों, आर्टिकल 20 जो है वो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस। कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध के लिए तब तक
दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उस ऐसी कोई विधि का अतिक्रमण नहीं किया हो जो उस समय किए गए अपराध के लिए आरोपित करने वाली थी। इसको अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति तब तक किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि वह कोई ऐसी विधि का अतिक्रमण नहीं करे जो उस समय वह जब वो अपराध कर रहा था उस समय उसको आरोपी साबित करने के लिए बनाई गई थी। समझ रहे हैं आप? आर्टिकल 20 का 2 बात करता है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। इसको बोलते हैं डबल जियोपार्डी। से अगर कोई किसी व्यक्ति ने अपराध किया और उसे दंडित किया गया तो दोबारा उसको उसी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 का 3 बात करता है सेल्फ इंक्रिमेशन की, यानी किसी भी अपराध के लिए किसी आरोपी को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हाँ तो दोस्तों, अब आते हैं आर्टिकल 21 पे। आर्टिकल 21 में बताया गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता मतलब हर इंसान को जीने का अधिकार है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ विधि द्वारा छीना जा सकता है, बाकी उसे कोई नहीं छीन सकता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में अपनी मर्जी से जीने, अपनी मर्जी से रहने, खाने पीने, घूमने, इन सब का अधिकार शामिल है। केवल विधि द्वारा इस अधिकार को छीना जा सकता है। मतलब अगर विधि चाहे तो किसी व्यक्ति को आरोप के रूप में अगर दंड मिला है, मृत्युदंड मिला है, तो इस अधिकार को छीन सकती है, बाकी इस अधिकार को कभी भी छीना नहीं जा सकता। अब दोस्तों, सबके मन में सवाल आता है कि क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है? नहीं, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं। दोस्तों, इसका एक केस आया था, इसके लिए बहुत साल पहले केस आया था, अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एक नर्स थी जिसके साथ बलात्कार होता है 36 साल की उम्र में, और फिर उसको इतना बेरहमी से मारा जाता है कि वो इस हालत में हो जाती है कि वो 37 साल तक कोमा में रहती है, निष्क्रिय अवस्था में रहती है, और हॉस्पिटल वाले जो हैं वो उसकी देखरेख करते हैं। लेकिन इतने सालों बाद, इस अवस्था में रहने के बाद, उसकी एक दोस्त थी पिंकी वीरानी, जिसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि इसको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार दे दिया जाए, यानी इसको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दे दी जाए। लेकिन पिंकी वीरानी की इस याचिका को खारिज कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस पे ये आया कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का जो अधिकार है वो इंसान के माता पिता, उसके पति पत्नी या करीबी दोस्तों को होता है। तो पिंकी वीरानी को इसमें उसका करीबी दोस्त या अगला दोस्त नहीं मानकर उन हॉस्पिटल वालों को उनका अगला दोस्त माना गया, जो कि इतने सालों से उसकी देखरेख कर रहे थे, और वो नहीं चाहते थे कि अरुणा रामचंद्र को इच्छा मृत्यु दे दी जाए, क्योंकि वो जजों की एक टीम ने जब उसको देखा, उसका एग्जामाइन किया, तो उसमें वो इस हालत में थी कि जो इंसान एक जीवित इंसान के मापदंड को पूरा करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला सुनाया कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। इसलिए पिंकी वीरानी की इस याचिका को खारिज करते हुए अरुणा रामचंद्र को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु अवैध बताते हुए उसको ये अधिकार नहीं दिया गया, और फिर कुछ सालों बाद निमोनिया से उसकी मृत्यु हो गई, जो कि नेचुरल डेथ थी। तो दोस्तों, ये है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हर इंसान को अपनी जिंदगी खुल के जीने का अधिकार है। केवल विधि इस अधिकार को छीन सकती है, बाकी इसे कोई नहीं छीन सकता। ये हो गया आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 का ए क्या बात करता है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार मतलब राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो हमने आर्टिकल 21 तक पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 क्या बताता है दोस्तों? आर्टिकल 22 बात करता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। यानी इसको अगर हम अपनी भाषा में समझें तो जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, यानी जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, उसको आपको गिरफ्तारी के कारण बताने पड़ेंगे। उसको गिरफ्तारी का कारण बताए बिना उसको कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, उसको निरुद्ध नहीं किया जा सकता, और उसको अपने मनपसंद अभिवक्ता से मिलने से नहीं रोक सकते। यानी अपने उसके मनपसंद के अभिवक्ता या एडवोकेट से खुद को प्रोटेक्शन देने के लिए हम नहीं रोक सकते, उसको नहीं रोका जा सकता। एडवोकेट से परामर्श करने और अपनी प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। वह जिसे चाहे अपनी मनपसंद अधिवक्ता को अपना केस लड़ने के लिए
नियुक्त कर सकता है। और प्रत्येक गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को, यानी कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना जरूरी है। यानी उसे 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया ही जाएगा, आवश्यक समय को छोड़। और मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उसको इस अवधि से ज्यादा निरुद्ध नहीं किया जा सकता। यानी मजिस्ट्रेट जब तक ये जजमेंट नहीं दे कि इसको और दिन कस्टडी में रखना चाहिए, तो उनके प्राधिकार के बिना, मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उसको कस्टडी में निरुद्ध नहीं किया जा सकता। आर्टिकल का 22(3) बात करता है कि जो आर्टिकल 22 के 1 और 2 में बताया गया है, वह विधि ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जो कि अन्य देश के शत्रु हैं। निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है, या निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई भी विधि किसी व्यक्ति का 3 महीने से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि ऐसे व्यक्तियों के जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है या न्यायाधीश रहे हैं। निवारक निरोध विधि का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को कोई अपराध करने से पहले उसकी आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। तो अगर ऐसी अवस्था में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस पर ये जो आर्टिकल 22 के 1 और 2 में बताया गया है, ये चीजें लागू नहीं होगी। तो दोस्तों, ये था आर्टिकल 22, जिसमें कौन सी दशाओं में व्यक्ति की गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण हो सकता है, ये बताया गया है। तो दोस्तों, आज हमने आर्टिकल 14 से आर्टिकल 22 तक पढ़ा। किस आर्टिकल में क्या है ये हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। अब बाकी के आर्टिकल्स पढ़ेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपको आगे से आगे जानकारी मिलती रहे, इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।